अफ्रीका में कॉन्गो नदी के आसपास रहने वाली बुशोंगो जनजातियों से अगर पूछा जाए कि ये दुनिया कैसे बनी, वो अपने भगवान बुम्बो का नाम लेंगे। उनके मिथक कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तब सिर्फ बुम्बो था। एक दिन भगवान बुम्बो बीमार पड़ा और उसने उल्टियां करना शुरू किया। पहले निकला सूर्य, फिर तारे, चांद, धरती, जानवर, पेड़ पौधे और आखिरी में निकला इंसान। यूनिवर्स की शुरुआत को लेकर दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में जन्मे अलग अलग धर्मों में कुछ इसी तरह के अजीब मिथक मिलते हैं। इंसान ने हजारों साल तक यूनिवर्स की शुरुआत के सवाल पर हमेशा कहा, इसे ईश्वर ने बनाया है। आज हम पर्याप्त सबूतों के आधार पर कह सकते हैं कि यूनिवर्स 1378 करोड़ साल पहले एक छोटे, अत्यंत छोटे बिंदु से फैलकर आज की स्थिति में पहुंचा है। आज की साइंस इस कॉस्मिक इन्फ्लेशन को बिग बैंग कहती है। विज्ञान, साइंस कहते हैं सबूतों और प्रयोगों के आधार पर मिलने वाले ज्ञान को, जिससे प्रकृति के स्वभाव का पता चलता है। चलिए सुनते हैं इस साइंस की कहानी, लेकिन हमें घड़ी की सुई को पीछे घुमाना होगा। ईशांगो, आज का कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीका। 1960 में बेल्जियन जियोलॉजिस्ट यान डी ब्राउकोट को कुछ ऐसी बबून की हड्डियां मिली जिसमें एक कतार में लकीरें खोदी गई थी। शुरू में ये समझा गया कि शायद 37,000 साल पुरानी ये हड्डियां उस वक्त वॉकिंग स्टिक के काम आती होगी, लेकिन हड्डियां मिलती गई अलग अलग खुदी हुई लकीरों के साथ। ऊपर 3 लकीरें, नीचे 6, किसी हड्डी में ऊपर 5 लकीरें, नीचे 10। आश्चर्य की बात थी कि उस वक्त भी इंसान को गिनने, जोड़ने, घटाने की समझ आ चुकी थी। इन हड्डियों को उस वक्त का इंसान बही खाते के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। आज बच्चों को पढ़ाई जाने वाली अरिथमेटिक का जन्म शायद हो चुका था। सेंस ऑफ नंबर्स, संख्याओं की समझ ही इंसान को जानवर से अलग करती है। इन नंबर्स को लिखने की शुरुआत तकरीबन 6000 साल पहले सुमेरिया, आज के इराक में हुई। सुमेरियंस ने साल भर चलने वाली खेती के आधार पर शहर बनाए। अब इंसान घुमंतु नहीं था, एक समझ विकसित हुई। फसल लगाना, सींचना और उनकी कटाई को अब जरूरत थी लिखाई की। सुमेरिया में मिट्टी चारों ओर बिखरी हुई थी। इस मिट्टी का इस्तेमाल राइटिंग टैबलेट्स के रूप में किया गया। नंबर्स के लिए पहले आए शब्द, फिर उन्हें सिंबल, चिन्ह दिया गया। बबून की हड्डी पर खुदे हुई लकीरों से नंबर्स के लिए चिन्हों की यात्रा, ऐसे जैसे कि अंधेरे कमरे में एक दिया जला दिया गया। प्रकाश। सुमेरियंस ने अपने लिखने के तरीके क्यूनेइफॉर्म में हजारों ऐसे टैबलेट्स लिखे। दैनिक जीवन से संबंधित हर बात का अब लिखित दस्तावेज था। बात यहीं नहीं रुकती। सुमेरिया के बाद दस्तक देते हैं इजिप्शियंस। गर्म रेत पर पत्थरों के बड़े पिरामिड्स और अचंभित करने वाले मिथकों के जन्मदाता। इजिप्शियंस का वरदान और अभिशाप नील नदी थी। नाइल के किनारे की उपजाऊ मिट्टी उन्हें साल भर फसल तो लगाने की इजाजत देती थी, लेकिन हर साल बाढ़ आने पर किनारों का डूबना दुखदाई था। बाढ़ खेतों को विभाजित करने वाले संकेतों को डुबा देती थी। सोचिए, लड़ते हुए इजिप्शियन किसान
कि ये जमीन किसकी है। इजिप्शियंस ने इसे इतनी गंभीरता से लिया कि उनकी धार्मिक किताब बुक ऑफ डेड में दूसरों की जमीन पर कब्जा करने वालों को ईश्वर ने सजाएं नियत कर रखी थी। इजिप्शियन राजा फेरो की परेशानी अलग, इस फसाद में लगान का नुकसान। समाधान निकला जिसे हम आज की ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। लंबी रस्सी से नापते हुए इजिप्शियंस ने रेक्टेंगल और ट्रायंगल में जमीन को विभाजित करना सीख लिया। इजिप्शियन मैथमेटिशियंस इतने कुशल थे कि उनकी तारीफों के पुल ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने बांध डाले। लेकिन इजिप्ट में ज्योमेट्री दैनिक काम का ही बस साधन बन पाई। आगमन हुआ ग्रीक्स का। प्राचीन ग्रीस ने ज्योमेट्री के विचार को रैशनल आइडिया में बदल दिया। ग्रीक्स ने दरअसल साइंस और मैथमेटिक्स की ऐसी मुलाकात करवाई कि मैथमेटिक्स साइंस की जुबान बन गई। 582 BCE में जन्मे पाइथागोरस को अक्सर दुनिया का पहला मैथमेटिशियन कहा जाता है। अपने जीवन की शुरुआती दौर में ही पाइथागोरस को दुनिया घूमने का मौका मिला। अलग अलग विचारों से एक नौजवान मन का सामना हो रहा था। इस दौर की खूबसूरती का अंदाजा लगाइए, जहां संसार अद्वितीय विचारों के विस्फोटों का साक्षी बन रहा था। कन्फ्यूशियस, लाओ त्से चीन में, फेरो नीको इजिप्ट में, ज़ोरोएस्टर पर्शिया में और भारत में बुद्ध। ग्रीक द्वीप सामोस में जन्मे पाइथागोरस ने निष्कर्ष निकाला कि वो यूनिवर्स को नंबर्स के जरिए समझ सकता है। सब कुछ नंबर्स है, पाइथागोरस ने कहा। एक कदम आगे बढ़कर उसने म्यूजिक को मैथ से समझने की बात कही। कॉस्मोस एक ऑर्केस्ट्रा है, पाइथागोरस ने कहा, जिसमें प्लैनेट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक परफेक्ट मैथमेटिकल और म्यूजिकल हार्मनी। सुनने में अजीब लेकिन क्रांतिकारी विचार। यूनिवर्स का हर हिस्सा एक अनुशासित ऑर्केस्ट्रा की तरह उसे संपूर्ण बनाता हुआ। नंबर समस्या दूर कर सकते हैं, पाइथागोरस ने दिखाया अपने थ्योरम के जरिए। इस थ्योरम ने इंसान को सिखाया एक तरीका, राइट ट्रायंगल के सबसे लंबे हिस्से हाइपोटेन्यूस की लंबाई जानने का, बिना उसे नापे। a² + b² = c²। इजिप्शियंस को शायद ये तरीका पता होगा, वरना वो पिरामिड्स कैसे बना पाते। शायद सुमेरियंस को भी। लेकिन ये छलांग पाइथागोरस के मन ने लगाई, जहां ये समझ विकसित हुई कि ये कभी न बदलने वाला एक फॉर्मूला है। पाइथागोरस के जन्म पर डेल्फी की ओरेकल ने कहा था, ये बच्चा दुनिया बदल देगा। पाइथागोरस ने ही ठीक ठीक पहचाना कि सुबह और शाम को दिखने वाला तारा दरअसल एक ही है। यह तारा नहीं, प्लैनेट वीनस है। ओरेकल ने ठीक कहा था। 2300 साल बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रीस की उस वक्त की साइंस की मजबूरी पर कहा था कि एक आदमी जैसे घड़ी के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कर रहा है। वो घड़ी की सुइयों की टिक टिक देख सुन सकता है, लेकिन उस घड़ी को खोलने की कोई सुविधा उसके पास नहीं है। सिर्फ ऊपर से घड़ी कैसे काम करती है, इसे समझने की एक दुर्भाग्यपूर्ण कोशिश है। हिपोक्रेटिस कुछ ऐसे ही वक्त 5th सेंचुरी BCE में ग्रीस का एक डॉक्टर था। उसकी दुनिया देवताओं से भरी पड़ी थी। उसके वक्त एस्क्युलाइपियस, अपोलो का बेटा, हेल्थ का देवता माना जाता था। मरीज उनके मंदिरों में बने एबेटन
मंदिर की पवित्र डॉर्मेट्री में जाता, जहां उसके लिए प्रार्थना की जाती और ये माना जाता कि देवता के द्वारा भेजे हुए सांप रात में आएंगे और सारी बीमारी चूस लेंगे। हिपोक्रेटिस देवताओं में यकीन तो रखता था, लेकिन उसने इस पूरी मान्यता को ही ठुकरा दिया कि बीमारी होने या ठीक करने में किसी देवता का हाथ है। यहाँ तक मिर्गी जैसी बीमारी का भी उसने एक प्राकृतिक कारण, नेचुरल कॉज ही बताया, जिसे उस वक्त देवता का अभिशाप समझा जाता था। हिपोक्रेटिक कॉर्पस एक बुक जिसमें 60 से ज्यादा मेडिकल टेक्स्ट हैं जो बीमारियों को ढंग से एक्सप्लेन करते हैं और जिनमें देवताओं का नामो निशान तक नहीं है। शायद इतनी पुरानी ये पहली साइंस की किताब है जो आज भी उपलब्ध है। प्लेटो की रिपब्लिक में बातचीत के दरमियान सोक्रेटिस ग्लाउकॉन से पूछता है, क्या नंबर्स ही माइंड को सच की तरफ ले जाते हैं? ग्लाउकॉन के हाँ कहने पर सोक्रेटिस कहता है, तो फिर हमें ऐसे ही ज्ञान की तलाश है। पाइथागोरस के 200 साल बाद जन्मे एरिस्टोटल के वक्त ग्रीस में ये ज्ञान आ चुका था कि चंद्र ग्रहण के समय दिखने वाली गोलाकार छाया दरअसल हमारी अर्थ का शेप है, लेकिन अभी और पहेलियां सुलझनी बाकी थी। एरिस्टोटल ने कमर कसी। प्लेटो के स्कूल में 20 साल पढ़ने वाले एरिस्टोटल ने जम कर लिखा। फिलॉसफी, म्यूजिक, आर्ट, थिएटर, नेचुरल साइंस, सब कुछ पर एरिस्टोटल ने अंदाजा लगाया कि ग्रेविटी कुछ ऐसी शक्ति है जो हर चीज को अर्थ के सेंटर की तरफ खींचती है। उसका मानना था कि अर्थ ही यूनिवर्स का सेंटर है। उसने ये भी कहा कि यूनिवर्स फिक्स्ड, मोशनलेस और हमेशा से है। आज ये बातें गलत साबित हो चुकी हैं। आज कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट ये क्लेम करते हैं कि एरिस्टोटल की इन गलत बातों की वजह से कॉस्मोलॉजी 2000 साल पीछे रह गई। लेकिन एरिस्टोटल ने पहली बार लॉजिक की नींव रखी, जो बाद में विज्ञान के लिए मील का पत्थर साबित हुई। एक कदम आगे बढ़कर उसने एनिमल्स को ब्लड और ब्लडलेस में क्लासिफाई किया। उसने अपनी किताब ऑर्गनन यानी इंस्ट्रूमेंट में लिखा कि हर जीव जिस वातावरण में रहता है उसके हिसाब से ही ढला हुआ है। अलेक्जेंडर की विश्व विजय से न सिर्फ ग्रीक फिलॉसफी का विस्तार मिला, बल्कि एरिस्टोटल के लिए दुनिया के हर कोने से जानवर मंगवाकर जू बनाया गया। एनिमल्स की क्लासिफिकेशन और उनके बर्ताव की विस्तृत जानकारी लिखने वाला एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का पहला पन्ना लिख रहा था। साइंस की कहानी के ये पहले पन्ने इंसान की सोच का हस्ताक्षर है। सदियां बीत गई, लेकिन आज भी ये नाम अपनी उपलब्धि का एहसास कराते हैं। इस कहानी में बने रहिए। विज्ञान कथा में अभी बहुत कुछ बाकी है।